हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो रिसेंटली DSSB का PGT कॉमर्स का मेल के लिए एग्ज़ाम हुआ है जून 2021 में, यानी कि जो लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये रहने वाला है पार्ट वन में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस होंगे और आने वाले पार्ट्स में बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, ठीक है। और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जितने भी लोग PGT कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो DSSB हो, अदर स्टेट्स हो, एस्टेट, यूपी टेट, किसी भी स्टेट का, तो आप लोगों के लिए ऑब्वियस है, यूज़फुल तो रहने ही वाले हैं ये क्वेश्चन, ओके। और आप लोगों के लिए जो PGT कॉमर्स के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने MCQs की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। इसके अलावा PGT कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी एक प्लेलिस्ट चल रही है वीडियो, ठीक है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट वन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट सोल प्रोप्रिएटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। देखो आप लोगों को पता है जो सोल ट्रेड है उसमें क्या होता है, एक ही पर्सन मेन, क्योंकि सोल है ना, एक ही पर्सन मेन बिजनेस को चलाता है। सो आपके ना इस बार ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। और मैंने आप लोगों को जो सीरीज़ करवाई है उसमें भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बहुत करवाई हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रही भी होंगी ये चीज़ें। देखो फर्स्ट है कि द सोल ट्रेडर इज़ द मोनेक ऑफ बिजनेस। मोनेक ऑफ बिजनेस का मतलब हम कहते हैं ना कि अकेला वो किंग है अपने बिजनेस का, ये बिल्कुल ट्रू है इसके बारे में, ठीक है। सेकेंड देखो, द प्रोप्रिएटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन द बिजनेस इज इन लॉस। बिल्कुल ऐसा होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए। सोल ट्रेड में क्या रहती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, यानी कि अगर उसका जो लॉस है उसके बिजनेस के एसेट से कवर नहीं हो रहा है तो उसकी पर्सनल एसेट से कवर किया जाएगा। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमें कौन सी बतानी है, फॉल्स वाली बतानी है। थर्ड देखिए, ए प्रोप्रिएटर्स नॉलेज एंड स्किल इन वेरियस फील्ड्स लाइक प्रोडक्शन, फिनेंस, मार्केटिंग एट्सेट्रा लीड्स टू बेटर फंक्शनिंग। देखो अब इसको ध्यान से समझो कि अब एक पर्सन है वो हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, जैसे कि प्रोडक्शन, फिनेंस, मार्केटिंग, उसको हर चीज़ की पूरी एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं हो सकती। सो ये चीज़ गलत है अबाउट सोल प्रोप्रिएटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि एक टाइप का इसका डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने तो यहाँ उल्टा ही बोला हुआ है, सो ये फॉल्स हो गया। बाकी एक बार हम फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। ए प्रोप्रिएटर इज़ नॉट बाउंड टू पब्लिश हिज अकाउंट्स टू द पब्लिक। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि सोल ट्रेडर अपने अकाउंट्स पब्लिक को दिखाए, ठीक है। तो एक टाइप के फीचर्स हो गए और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ था, डिफाइन स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आपको बताना था, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। देखो स्ट्रेटेजी की एक चीज़ समझिए, स्ट्रेटेजी ना हम अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए देखते हैं, या आप इसका कीवर्ड ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं और हमारे पास क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, यही होता है स्ट्रेटेजी में। सो अब आप देखिए यहाँ पे फोर्थ वाला, इसको ध्यान से पढ़िए। अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान that relates the calculated advantage of the firm to the challenges of the environment। मैंने यही बताया ना कि एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को कैसे कंपनी कवर करेगी, एक प्लान बनाती है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी इसी को बोलते हैं हम लोग। तो जो भी किसी भी टर्म के कीवर्ड्स होते हैं अगर वो आप लोग ध्यान रखेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, What are the benefits of e-commerce to society at large। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, जैसे इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करना, यही होता है।
अब देखो हर चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं। अब इन्होंने पर्टिकुलरली, आप ये ध्यान रखिए, एक एक वर्ड आपने ध्यान से पढ़ना होता है जब भी आप अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो ई कॉमर्स के बेनिफिट्स सोसाइटी के लिए क्या है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे यहाँ 5 बेनिफिट्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको वो चूज़ करने हैं जो कंप्लीट सोसाइटी के लिए हो, ठीक है। तो इसमें आप अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट देखिए, ई कॉमर्स enables more individuals to work at home and to do less traveling for shopping, resulting in less traffic on the roads and lower air pollution। ये देखो बिल्कुल सोसाइटी के लिए है। अब आप देखते हैं आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, घर बैठे बैठे ही हमने जो भी सामान मंगवाना हो हम ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखो घर बैठे बैठे ही कर रहे हैं तो ऑब्वियस है हम रोड्स पे क्यों जाएंगे, तो लेस ट्रैफिक होगा। अगर लेस ट्रैफिक हो गया तो इससे हमारा जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वो कम होगा। इसका मतलब ये हमारा जो बेनिफिट है वो किसके लिए आ रहा है, सोसाइटी के लिए आ रहा है। तो फर्स्ट वाला तो होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ई कॉमर्स enables public to shop or to do other transactions 24 hours a day all year round from almost any location। यहाँ पे हम देखो सोसाइटी की जब हम बात करेंगे तो ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे जो प्रॉपर वेलफेयर के लिए हो। अब पॉल्यूशन कम हो रहा है तो सोसाइटी एट लार्ज बेनिफिट हो रहा है, लेकिन सेकेंड पॉइंट भी बेनिफिट है, बट हम इसको प्रॉपर इसके रिगार्डिंग नहीं कह सकते कि सोसाइटी एट लार्ज को, ये तो जनरल बेनिफिट हो गया ना इसका। अब देखो एबिलिटी फॉर क्रिएशन ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस, ये भी एक क्या हो गया, इसका एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस को क्या कर रहे हैं, क्रिएशन हो रहा है ई कॉमर्स की वजह से। ये सोसाइटी के लिए, ओवरऑल सोसाइटी के लिए तो नहीं हुआ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, ई कॉमर्स enables people in rural areas to enjoy products and services that are not available to them। ये है सोसाइटी के लिए बेनिफिट, क्योंकि देखो जो ग्रामीण इलाके होते हैं या फिर रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे शॉप्स जो होती हैं एक तो बहुत कम होती हैं और उनके अंदर लिमिटेड टाइप के जो है वैरायटी होती है। इसकी वजह से कई बार वो लोग अपनी जो उनको चाहिए होते हैं प्रोडक्ट्स वो उनको नहीं मिल पाते। तो लेकिन अगर आप अपने ई शॉपिंग करेंगे या कह सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, तो आप इजीली वो प्रोडक्ट्स, मतलब आप अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स रूरल एरियाज़ में भी मंगवा सकते हो। सो ये भी एक इसका क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट एंड फोर्थ वाला ही बनेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन कि सोसाइटी एट लार्ज के जो बेनिफिट्स बनेंगे, एक तो पॉल्यूशन कम होगा और रूरल एरियाज़ के लोगों को भी क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे अदरवाइज जो उनको अवेलेबल नहीं होते। एक बार फिफ्थ वाला भी देख लीजिए, e-commerce provides people with more choices they can select from many vendors and from many products। ये तो वही सिंपल सा हो गया कि आप लोग जो है काफ़ी सारे मतलब वेंडर्स में से, जैसे आपके पास तो ऑप्शन होते हैं ना, आप फ़ोन से अगर आप इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग कर रहे हैं तो आप इजीली जो भी चूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो आपका देखिए किससे आया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन से। और ये मैंने आप लोगों को अपनी सीरीज़ में भी डिस्कस किया है इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जनरली एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। देखो, दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ अ टू फोल्ड इफेक्ट। अब यहाँ पे ना आप देखिए, लिंक करके देखिए, टू फोल्ड। आप देखते हैं ना कोई भी एंट्री करते हैं उसका डेबिट भी होता है, उसका क्रेडिट भी होता है। अगर किसी चीज़ का डेबिट हुआ है तो उससे रिलेटेड इक्वल क्रेडिट भी होगा, तभी तो बैलेंसिंग मैच करती है ना हमारी। सो इन कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट इट इज़ अ फेमस डिक्टम दैट एवरी रिसीवर इज़ ऑल्सो अ गिवर एंड एवरी गिवर इज़ ऑल्सो अ रिसीवर। सो हम यहाँ पे बात करें टू फोल्ड इफेक्ट की, तो इसमें से कौन सा है हमारा, ऑब्जेक्टिव एविडेंस, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट या ड्यूअल एस्पेक्ट। देखो ड्यूअल एस्पेक्ट ही ऑब्वियस है, होगा, आपने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था आप लोगों का ई कॉमर्स से रिलेटेड, आपको बताना है विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। इसमें से आप कौन सी टर्म को ई कॉमर्स से रिलेट करेंगे। देखो ई कॉमर्स में मैंने आपको बोला इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, ठीक है, आपका मतलब बिजनेस चल रहा है। सो ए वाटरमेलन फार्मर सेल्स इज वाटरमेलन टू अनदर फार्मर। एक फार्मर अपने जो तरबूज है उनको दूसरे मतलब फार्मर को बेच रहा है। सो इसमें यहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम तो यूज़ नहीं हुआ, सो ये कैंसिल। अ वाटरमेलन फार्मर एडवर्टाइज हिज वाटरमेलन ऑनलाइन। अब ऑनलाइन उसने कर दिया तो इसी वजह से जो है इसका क्या हो जाएगा, ये वाला ई कॉमर्स में आ जाएगा।
वाटरमेलन्स बॉट बाय अ रेस्टोरेंट ऑनर फ्रॉम अ फार्मर। अब सिंपली एक रेस्टोरेंट के ऑनर ने उससे वाटरमेलन खरीद लिए, तो ये तो हमारा ई कॉमर्स में नहीं आएगा। और ए वाटरमेलन फार्मर ओपन्स ए फार्म स्टैंड, ये सिंपली उसने फार्म खोला है, तो इसमें भी हम नहीं कर सकते। बट जब उसने एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन दी है अपने वाटरमेलन्स के बारे में, दैट विल इंक्लूड अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ अ पॉपुलर टेक्निक फॉर ओरिजिनेटेड न्यू आइडियाज़, ठीक है, न्यू आइडियाज़ को ओरिजिनेट करने की। अ ग्रुप ऑफ पर्सन सिट टुगेदर and generate as many business ideas as possible. One idea leads to another. इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? देखो सिंपल सी बात है, और मैंने आप लोगों के साथ जो है अपनी MCQ सीरीज़ में ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो कीवर्ड है वो ये होता है कि लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ आर प्रोड्यूस्ड, और इस क्वेश्चन में आपको वही बोला हुआ है कि क्या होता है कि लोग इकट्ठे बैठते हैं और जितने बिजनेस आइडियाज़ आ सकते हैं आए, उनको उस टाइम कभी भी इवैल्यूएट नहीं किया जाता कि कौन सा आइडिया अच्छा है, कौन सा आइडिया बुरा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सो ये वाली जो है इस टेक्निक को हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन में स्टॉर्म आना, आइडियाज़ का तूफान आना, ठीक है। सो इसको आपने याद रखना है इसके कीवर्ड को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। इनमें से कौन सा कॉस्टिंग का मेथड नहीं है? कॉस्टिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्टिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, पहले आप ध्यान से समझिए इसका क्या मीनिंग है। प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, की कॉस्ट को फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है, दैट इज़ कॉस्टिंग। कई बार हमें क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम गलत मार्क कर देते हैं, बट आप पहले क्वेश्चन को समझेंगे, चाहे इजी हो चाहे डिफ़िकल्ट हो, बट उसको पहले ध्यान से समझेंगे। सो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये तीनों तो हमारे मेथड हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये कॉस्ट को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है, हमें कॉस्टिंग की बोली है, यानी कि कॉस्ट को निकालने की। बट जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, आपने देखा होगा, उसमें आप डिसाइड करते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपैरिजन करते हो, वेरिएंसेस फाइंड आउट करते हो, ये सब कुछ होता है ना एक टाइप का कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसमें आंसर आपका आएगा। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज अ काइंड ऑफ कंपनी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। देखो हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, डिफरेंट बेसिस होते हैं उनको कैटेगराइज करने के, ठीक है। सो उनमें से ही पूछा है कि अगर हमने लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी को कैरेक्टराइज करना हो, कैटेगराइज करना हो लायबिलिटी के बेसिस पे, तो कौन सा होगा? जब लायबिलिटी के बेसिस पे करते हैं तो हम दो टाइप की पढ़ते हैं, एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी और एक होता है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो अनलिमिटेड कंपनी जो है इसका हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज डज कम अंडर एक्टिविटी या फिर ऑपरेटिंग रेशियो। इनमें से कौन सा जो है इसके अंडर आएगा? और ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले अपनी सीरीज़ में। आप बताएंगे इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कि एक्टिविटी या फिर ऑपरेटिंग रेशियोज में कौन सा आएगा। करेंट रेशियो आएगा, प्रोप्रिएटरी रेशियो आएगा, क्विक रेशियो आएगा, या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्रैक्टिस अ कंपाउंड जर्नल एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन। अब आप सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि आपको पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है? देखो आपने वैसे सिंपल एंट्रीज की अगर हम बात करें, एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट, ये तो सिंपल। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर दोनों ही, मतलब दो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट, मतलब एक से ज़्यादा की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। कब रिकॉर्ड नहीं की जाएगी? हम ध्यान से देखिए, वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड टू और मोर अकाउंट्स आर टू बी क्रेडिटेड। देखो क्रेडिट दो से ज़्यादा हो रहा है तो ये कंपाउंड एंट्री है, हमें नॉट का बताना है। टू और मोर अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, यहाँ डेबिट दो से ज़्यादा हो रहे हैं तो ये भी कंपाउंड है। सी देखिए, टू और मोर अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड टू और मोर अकाउंट्स आर टू बी क्रेडिटेड, तो ये ऑब्वियस है, ये भी कंपाउंड हो गई।
डी देखिए, ओनली वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, सिर्फ एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सो दिस इज नॉट अ कंपाउंड एंट्री। और वही हमसे पूछा है कि कंपाउंड जर्नल एंट्री कब रिकॉर्ड नहीं होगी। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी वाला हो जाएगा। सो ओनली डी हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो आया है जो मैंने आपको करवाए हुए हैं सीरीज़ में, कि आपसे ज़रूर 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो आपको पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दी है। तो देखो वैसे बहुत वास्ट है ये चीज़ तो काफ़ी, लेकिन आपको जितनी जितनी क्वेश्चंस के थ्रू पता चलती है आप उसके साइड बाय साइड ज़रूर नोट्स बनाइए, ठीक है, कुछ लिंक करके नेम से, क्योंकि ऑप्शंस तो आप लोगों के आने ही हैं तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखो डेफिनेशन ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की दी है, इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स हैव, ठीक है, स्ट्रक्चर्स हैव ऑन बिहेवियर, यहाँ ऑन आएगा, ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड्स इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ऑब्वियस है ये ओबी की डेफिनेशन है, किसने दी है, आपको ऑप्शन दिए गए, जो कैली, स्टीफन पी रॉबिन्स, कीथ डेविस, फ्रेड लूथर्स, तो ये डेफिनेशन दी है स्टीफन पी रॉबिन्स ने, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रिपोर्ट्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय देयर एम्प्लॉयर टू आउटसाइडर्स। देखो आप लोगों को ये बताया हुआ है मैंने, विसल ब्लोअर कहलाता है जो बिजनेस, अगर उसकी जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन काम कर रहा है तो अगर वहाँ के उसके जो एम्प्लॉयर्स हैं कुछ अनएथिकल कर रहे हैं तो उसके बारे में अगर वो बता रहा है दूसरों को, आउटसाइडर्स को, सो उसको हम विसल ब्लोइंग कहते हैं, और जो ये पर्सन काम करता है उसको हम विसल ब्लोअर कहते हैं। ये आपको मैंने बताया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट for a product or service into several smaller groups such that the members of each group are similar with respect to the factors that influences demand। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, टोटल मार्केट को स्मॉलर ग्रुप में इस टाइप से डिवाइड करते हैं सिमिलैरिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मार्केटिंग में, मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी हुई है और आपको बताना है ये किस टाइप की है, ऑप्शन से रिलेटेड। ध्यान से पढ़िए, एक कस्टमर वॉक्स इनटू अ जनरल मर्चेंट शॉप, ठीक है, एक कस्टमर जाता है जनरल मर्चेंट शॉप पे, वाइल बाइंग, ठीक है, जब वो खरीद रहा होता है डव सोप, देखता है कि he can get a stainless steel spoon free if she buys सेंटूर सोप, ठीक है, उसको मतलब वो जाती तो क्या परचेज़ करने हैं, डव सोप, लेकिन उसने देखा वहाँ पे अगर वो सेंटूर सोप लेती है तो उसको स्टेनलेस स्टील का जो स्पून है वो फ्री मिलेगा, तो उसने क्या किया, सेंटूर सोप खरीद लिया। तो ये क्या है, तो फर्स्ट आपको दिया है कि ये एडवर्टाइजमेंट भी है और पब्लिसिटी भी है, सेकंड दिया एडवर्टाइजमेंट है, थर्ड दिया ना तो ये एडवर्टाइजमेंट है ना ही ये पब्लिसिटी है, तो फोर्थ दिया है पब्लिसिटी। तो आपको सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए ना। देखो जब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, वो एक पेड फॉर्म है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी हम मीडियम भी यूज़ करते हैं। और पब्लिसिटी में क्या होता है कि जैसे जो काफ़ी रिप्यूटेड होती हैं उनकी आप देखेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी आती है और वो आपकी क्या होती है, नॉन पेड होती है। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर्म में होती है, आप पैसे पे करते हैं। तो लेकिन ये वाला जो आपको सिचुएशन दी हुई है ये है सेल प्रमोशन, जैसे फ्री कुछ दिया जाता है ना। अब क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया उस पर कि हाँ अगर मैं डव खरीद रही हूँ तो कुछ भी फ्री नहीं है, बट अगर मैं दूसरा सॉप ले रही हूँ तो मुझे जो स्टील का स्पून फ्री मिल रहा है। तो ये एक प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं। सो ये इट इज़ नाइदर एडवर्टाइजमेंट नॉर पब्लिसिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू है अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है जनरली, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, है ना। सो देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ डेट गुड। ये बिल्कुल करेक्ट है, ए स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में बोला है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज कंप्यूटेड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय
परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एक मेथड होता है ना, वो अब आपको पता है प्राइस इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। सो वन ऑफ देम इज़ परसेंटेज मेथड। ठीक है, उसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये दोनों सही हैं। अब सी देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द शॉर्ट रन। ये बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न क्या है, देखो लॉन्ग रन में मोर इलास्टिक होती है। अब जो लॉन्ग रन है उसमें ज़्यादा इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि आप जो कस्टमर्स होते हैं उनको प्रॉपर टाइम मिल जाता है एडजस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग क्या करने में, अपने डिमांड को एडजस्ट करने में। ठीक है, बट शॉर्ट रन में जनरली कंपैरिजन करें तो हमारी लेस इलास्टिक होती है क्योंकि वहाँ प्रॉपर टाइम नहीं होता। सो ये बिल्कुल करेक्ट है, डिफरेंट रहती है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हैं ए बी एंड सी, तीनों की तीनों हमारी करेक्ट है अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, देखो अब है आपका व्हाट आर स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स क्या होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा गुड्स के टाइप। एक तो कन्वीनियंस होते हैं, एक शॉपिंग, एक स्पेशलिटी, एक अनसोल्ड। देखो अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे ये है कि कन्वीनियंस में क्या होता था आपका, कन्वीनियंस में जो आप कन्वीनियंस नाम से ही पता चल रहा है, जो आप फ्रिक्वेंटली परचेज़ करते हो और बहुत कम एफर्ट्स लगाते हो, जैसे कोई सॉल्ट परचेज़ किया, डिटर्जेंट परचेज़ किया, टूथपेस्ट किया, है ना। सो ये आपका फोर्थ ऑप्शन वाला है ना, जो ये तो आपका कन्वीनियंस गुड्स है। हमें स्पेशलिटी बताना है। एक शॉपिंग गुड्स होती है। शॉपिंग गुड्स में क्या होता है कि आप ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंटली परचेज़ कर रहे हो, आप लोग क्या करते हो, प्रॉपर कंपैरिजन करते हो डिफरेंट ब्रांड्स का, प्राइस के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, स्टाइल के बेसिस पे। ठीक है, सो यहाँ पर जो है इसमें क्या आता है, जैसे कि टीवी, फर्नीचर वगैरह, है ना। तो ये आपका जो फर्स्ट वाला है ना, प्राइस क्वालिटी वगैरह ये देखा जाता है, ये आपका किस में आ जाता है, शॉपिंग गुड्स में। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको डिटेल में बता रही हूँ। एक जो हमारा क्वेश्चन है स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स में क्या होता है कि हमारी स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस होती है, ठीक है, लॉयल्टी होती है यहाँ पर। और यहाँ पे जो आपका मतलब आपने देखा हुआ है कि वो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पे स्पेशल एफर्ट लगाते हैं हम। जैसे लग्जरी गुड्स होगी, जैसे रोलेक्स की वॉच होगी, अब आपकी यहाँ ब्रांड प्रेफरेंस ही हो गई ना। तो अ क्लास ऑफ कंज्यूमर गुड्स विद परसीव्ड यूनिक फीचर्स सच दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू स्पेंड स्पेशल एफर्ट्स टू बाय देम। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे थर्ड वाला आएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशंस डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम। आरबीआई किस में आता है, कौन सी कैटेगरी में आता है। मैंने आपको बताया था ना टाइप्स ऑफ कंपनी, एक रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड, गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी। तो आरबीआई हमारा स्टैट्यूटरी कंपनी में आता है। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती हैं, ऐसी कंपनी दैट इज़ क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, जैसे आरबीआई का एक्ट है ना। आरबीआई का एक्ट का ईयर कौन सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो ये ऐसे जनरली कंपनीज होती है जो कि सर्विसेज ऑफ वैल्यू टू द पब्लिक ये प्रोवाइड करती हैं। सो आरबीआई ही इनमें से आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एलआईसी, आरबीआई, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टैट्यूटरी कंपनी देखा आपने, टाइप्स ऑफ कंपनी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन। आपको बताना है इसमें कौन सी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट कोऑर्डिनेशन के बारे में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हम पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला है कि कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बिल्कुल, देखो जो पर्सनल गोल्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के और जो ऑर्गेनाइजेशनल के ओवरऑल, कोऑर्डिनेशन उनमें तालमेल बिठाती है, यानी कि उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बिल्कुल। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ एक्शन। देखो कोऑर्डिनेशन ला रहे हैं, हार्मनी ला रहे हैं गोल्स को अचीव करने में। सो कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन भी प्रोवाइड करती है। थर्ड है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पोजीशंस एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। अब एक बात बताइए, सेम लेवल की जब हम बात कर रहे हैं वेरियस पोजीशंस पे, तो वो हॉरिजॉन्टल होगा ना। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। अगर ये वर्टिकल कोऑर्डिनेशन वो तो अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे हो गया ना। यहाँ सेम लेवल की जब हम बात करेंगे दैट विल बी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। सो हमारा आंसर पूछा है ना कौन सा गलत है। सो हमारा
आंसर क्या आएगा, थर्ड वाला, क्योंकि ये गलत है। फिर भी हम फोर्थ पढ़ लेते हैं। द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। देखो अब आपको पता है अब क्या हो जाएगा कि जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स की आपस में इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ेगी, उतना ही उनमें कोऑर्डिनेशन की नीड भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा, थर्ड, क्योंकि ये फॉल्स है इसके बारे में। नेक्स्ट अगेन एक क्वेश्चन आपका डेफिनेशन से है। अकॉर्डिंग टू होम स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब आपको बताना है कि ये वाली जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है किसने प्रोवाइड की है। तो ये वाली डेफिनेशन किसने प्रोवाइड की है, बाउले ने। आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन जैसे जैसे आपको पता चल रही हैं। उन्होंने बोला है कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स है जो आप कंपैरिजन करते हो, मतलब एक जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, आप कुछ ना कुछ उसमें से रिजल्ट निकालना चाह रहे हो ना, यही होता है स्टैटिस्टिक्स में। ये डेफिनेशन बाउले ने प्रोवाइड की है। इस क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना है हमें इस क्वेश्चन को। If good growing conditions increase the supply of coconut and hot weather increases the demand for coconut water, ठीक है। सो द क्वांटिटी ऑफ कोकोनट्स बॉट। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। अब बोल रहा है कि मतलब जो उसके लिए कोकोनट के लिए कंडीशंस है उसके ग्रो करने के लिए वो बहुत अच्छी चल रही है, इसकी वजह से जो सप्लाई है वो कोकोनट का इंक्रीज़ हो रहा है। अब मतलब जो मौसम है वो गर्म चल रहा है, हॉट वेदर है, इसकी वजह से लोग जो है कोकोनट वाटर की डिमांड भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखिए डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है। सो आपको बताना है कि जो क्वांटिटी है ऑफ कोकोनट्स बॉट, जो क्वांटिटी है कोकोनट खरीदने की, वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियस है इंक्रीजेज होगी, ठीक है। इंक्रीजेस तो होगी, अब आपको फर्स्ट और फोर्थ दो ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन अब देखो प्राइस क्या होगा। अब आपको पता है जब सप्लाई और डिमांड दोनों ही बढ़ रहे हों तो हो सकता है प्राइस में कोई चेंज ना हो, थोड़ा बहुत प्राइस और उसमें थोड़ा बहुत सप्लाई और डिमांड में डिफरेंस होने की वजह से हो सकता है कि प्राइस ज़्यादा हो जाए या फिर हो सकता है प्राइस कम हो जाए। तो तीनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड तो हमारी यहाँ पे बढ़ रही है ना हॉट वेदर में कोकोनट वाटर की डिमांड की वजह से। सो हमारा जो बेस्ट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा फर्स्ट वाला कि इंक्रीजेस एंड मतलब कोकोनट की जो डिमांड है, क्वांटिटी है वो बढ़ेगी और जो प्राइस है वो राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है और चेंज हो सकता है ना भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स वॉज क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लासिकल थ्योरी होती है, नियो क्लासिकल है, मतलब जो डिफरेंट अप्रोचेज है मैनेजमेंट की, ओके आगे। सो क्लासिकल में कौन कौन सी आती हैं, ब्यूरोक्रेसी आपको पता है किसने प्रोवाइड की थी, मैक्स वेबर ने, यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हमारे किसने दी थी, हेनरी फ्यूल ने, आपने पढ़ा भी होगा, 14 प्रिंसिपल काफ़ी फेमस हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, FW टेलर ने, ओके। सो ये जो तीनों की तीनों है ना हमारी, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये तीनों की तीनों जो हैं हमारी किसके अंडर आती हैं, क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट के अंडर आती हैं। सो हमसे यही पूछा है। सो ऑल 1, 2 एंड 3 जो है इसका आंसर आएगा ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव, साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अ मैनेजर कैन एफेक्टिवली सुपरवाइज। आपको बताना है इनमें से क्या ऐसे टर्म है जिसका मीनिंग है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज अ मैनेजर कैन एफेक्टिवली सुपरवाइज। उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैंने आपको सीरीज़ में भी करवाया है MCQ की सीरीज़ में कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, उसका मीनिंग ये है कि अच्छे से एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर पाता है। और इसका आपको कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था, वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है और एक आपका क्या होता है, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अगर हमारा जो है वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, वाइडर का मतलब कि एक सुपीरियर के अंदर जो है क्या कर रहे हैं, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही हो गया ना हमारा। और नैरो में क्या हो जाएगा, नैरो का मतलब ये हो गया कि एक सुपीरियर के अंदर कम लोग, अगर कम लोग कर रहे हैं तो टॉलर बनेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को ना अच्छे से डिटेल में करवाई हुई हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, डैश इन रिलेशंस टू एनी गुड्स मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट एनी गुड्स फॉर सेल। यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको ऐसा पर्सन बताना है या सेल करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है एनी गुड्स फॉर सेल्स, यानी कि या वो खुद सेल कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है गुड्स को फॉर फर्दर सेल। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर होगा, सेलर होगा, ट्रेडर होगा या बायर होगा। आपने ना इनको ध्यान से पढ़ना है इन स्टेटमेंट्स, मतलब ये जो 4 ऑप्शन है, और इसका जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कि क्या आएगा इसमें हमारा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ पॉलिसी। देखो एक स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा गया, जनरल डेफिनेशन, एक आपसे पॉलिसी। पॉलिसी आपका ध्यान रखना है, मेन कीवर्ड जनरल गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, जो आपको गाइड करती है डिसीजन मेकिंग में। सो देखिए पॉलिसी यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, जनरल स्टेटमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग्स विच गाइड, देखो मैंने आपको बताया ना कीवर्ड, विच गाइड और चैनल थिंकिंग एंड एक्शन इन डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी हमारी क्या होती हैं, जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि गाइड करती है चैनल थिंकिंग एंड एक्शन इन डिसीजन मेकिंग। सो पॉलिसी के बारे में पूछा गया। स्ट्रेटेजी आपको पता है ना, अलग अलग टाइप होते हैं प्लान्स के, सो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिटेल में डिस्कस किए हैं। आने वाले पार्ट्स पे भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे जो आगे पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।